बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे डॉक्टर असीम मल्होत्रा, जो बरतानिया के एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कोरोना वैक्सीन के प्रोपोनेंट यानी उसे प्रोमोट करने वाले से एक वैक्सीन अपोनेंट यानी वैक्सीन के खिलाफ हो गए और वैक्सीन डेटा का एक तनकीदी जायजा लेना शुरू कर दिया। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। डॉक्टर मल्होत्रा लिखते हैं कि मुझे याद है कि मेरे एक कॉलीग जो खुद एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि असीम, मैंने फैसला किया है कि मैं ये वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने पूछा क्यों? तो मेरे कॉलीग ने कहा कि इसकी कई वजूहत हैं। एक तो मुझे कोविड-19 होने का रिस्क बहुत कम है। दूसरा, इस वैक्सीन के अभी तक शॉर्ट और लॉन्ग टर्म बुरे असरात नामालूम हैं। और तीसरा, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खटक रही है वो ये है कि फाइजर mRNA वैक्सीन ट्रायल जो द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में शाया हुआ है, उसमें लिखा है कि उस ग्रुप में जिसे वैक्सीन दी गई थी उसमें कार्डियक अरेस्ट के 4 इंसिडेंट हुए बनिस्बत प्लासिबो ग्रुप के, जिसमें सिर्फ 1 इंसिडेंट हुआ। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता कि प्लासिबो क्या होता है, आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। खैर, ये इंसिडेंट्स 4 वर्सेस 1 बहुत ही कम है और ट्रायल में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब ये महज एक इत्तफाक भी हो सकता है, लेकिन मज़ीद तहकीक के बगैर ये बताना नामुमकिन है कि वैक्सीन्स इन इंसिडेंट्स की डायरेक्ट वजह है। दैट डिडंट हैपन। जैसे ही ट्रायल ख़त्म होता है और फाइजर कंपनी रिजल्ट्स अनाउंस करती है, दुनिया भर में ये हेडलाइन न्यूज़ बन जाती है विद बोल्ड क्लेम्स ऑफ 95% इफेक्टिवनेस। पूरी दुनिया के मेन स्ट्रीम मीडियाज ने इस खबर को अपने प्लेटफॉर्म्स पर जगह दी, एफिकेसी और इफेक्टिवनेस की तमीज़ किए बगैर, जो कि 2 बिल्कुल ही मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं। ऐसा करने से जाहिर बात है कि आम लोग और डॉक्टर भी यही समझेंगे कि अगर 100 लोगों को ये वैक्सीन लगा दी जाए तो उसमें से 95% लोग इस इन्फेक्शन से महफूज हो जाएंगे। हत्ता कि अमेरिका की CDC की डायरेक्टर रोशेल वालेंस्की ने हाल ही में ये एडमिट किया है कि शुरुआत में वो भी CNN की एक न्यूज़ देखकर बहुत ज़्यादा पुरउम्मीद हो गई थी कि वैक्सीन बहुत हद तक इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन को रोक देंगी, जो बाद में गलत साबित हुआ। वैक्सीन का ओरिजिनल ट्रायल हमें बताता है कि एक बंदा जो है वो 95% लेस लाइकली है, यानी 95% कम इम्कान है कि उसे कोविड-19 इन्फेक्शन हो। इसे मेडिकल की ज़ुबान में रिलेटिव रिस्क रिडक्शन कहा जाता है। लेकिन किसी भी तरीका इलाज की असल वैल्यू को जानने के लिए एक और चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसे एब्सोल्यूट इंडिविजुअल रिस्क रिडक्शन कहते हैं। सो यू शुड नो बोथ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन। अहम बात यह है कि ट्रायल के नताइज हमें बताते हैं कि वैक्सीन बंदे को सिर्फ और सिर्फ एक सिम्टोमेटिक पॉजिटिव टेस्ट आने से बचाती है, जिसका एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन 0.84% है। जी हाँ, 0.84%। आप इसे यूँ भी समझ सकते हैं, मसलन आप एक ग्रुप लें 10,000 का जिसे वैक्सीन दी गई हो और दूसरा ग्रुप 10,000 का जिसे वैक्सीन नहीं दी गई। अब ट्रायल पीरियड के दौरान वैक्सीनेटेड ग्रुप में 4 पॉजिटिव केसेस, जबकि अनवैक्सीनेटेड ग्रुप में 88 पॉजिटिव केसेस विद सिम्टम्स आएंगे। अभी भी अनवैक्सीनेटेड ग्रुप में 9,912 यानी 99% से भी ज़्यादा लोगों के टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएंगे। इसके अलावा किसी भी मेडिसिन की इफ़ेक्टिवनेस जानने के लिए एक और चीज़ यूज़ होती है, जिसे नंबर नीडेड टू ट्रीट NNT कहते हैं। NNT हमें बताता है वो नंबर ऑफ पेशेंट्स जिन्हें आपको ट्रीट करना पड़ेगा टू प्रिवेंट 1 एडिशनल बैड आउटकम। हमारे केस में टू प्रिवेंट 1 इन्फेक्शन। आइडियल NNT है 1। इसका मतलब है जो ट्रीटमेंट हम इस्तेमाल करेंगे उससे तमाम पेशेंट्स की सेहत इम्प्रूव होगी। लेकिन हम किसी आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते, इसलिए एज अ जनरल रूल ऑफ थंब NNT ऑफ 5 या इससे कम नंबर को एक्सेप्टेबल माना जाता है। कुछ केसेस में 10 से कम, लेकिन हमारे इस कोरोना वैक्सीन के केस में ये नंबर है 119, 119। मतलब आपको 119 लोगों को ये वैक्सीन लगानी पड़ेगी, तब जाके आप एक सिम्टोमेटिक पॉजिटिव टेस्ट
प्रिवेंट कर सकेंगे। यू वुड नीड टू वैक्सीनेट 119 पीपल टू प्रिवेंट वन सिम्टोमेटिक पॉजिटिव टेस्ट। 2009 में WHO के बुलेटिन में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने कहा था कि ये एक इखलाकी ज़रूरत है कि डॉक्टर और पेशेंट दोनों को रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिस्क का फ़र्क पता हो, ताकि वो गैर ज़रूरी परेशानी और मैनिपुलेट होने से बच सके। अब इस वैक्सीन के केस में 0.84% एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन के बारे में किसे बताया गया था। जब भी कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसके रिस्क्स और बेनिफिट्स को एनालाइज किया जाता है, और यही बेस है एविडेंस बेस्ड मेडिकल प्रैक्टिस की। आम ख्याल के बिल्कुल मुतज़ाद वैक्सीन ट्रायल ने कोरोना की वजह से होने वाली शदीद बीमारी या अमवात में कोई ख़ास कमी शो नहीं की थी। कोरोना की वजह से वैक्सीन ग्रुप में 1 जबकि प्लासिबो ग्रुप में 2 अमवात वाक़ हुई थी, और अगर तमाम तर वजूहात को देखा जाए तो वैक्सीन ग्रुप में ज़्यादा अमवात हुई थी 19 जबकि प्लासिबो ग्रुप में 17। इसके अलावा प्लासिबो ग्रुप में सिर्फ 0.04% केसेस ही थे जिसे एज सीरियस या सीवियर क्लासीफाई किया गया, और बच्चों के ट्रायल ने तो सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन में कोई रिडक्शन शो ही नहीं की। अब हमें पता है कि अगर आप 119 लोगों को वैक्सीनेट करेंगे तो एक बंदा सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन से महफूज हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि आपको कितने लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा कि आप कोरोना से एक मौत वाक़ई होने से रोक सकें। इसके लिए आप यहाँ इस फिगर पर आ जाएं। यहाँ एक्स एक्सिस पर एज है और ये वाई एक्सिस पर डेथ्स पर 100,000 पीपल। यहाँ ब्लू में अनवैक्सीनेटेड का डेथ रेट है और येलो में वैक्सीनेटेड का डेथ रेट। अब अगर हम इस आखिरी रो में देखें तो सबसे ज़्यादा अमवात 80 साल से ज़्यादा लोगों में हुई हैं, 440 ज़्यादा अमवात वैक्सीनेटेड के मुकाबले में। अब इस 440 से 1 लाख को डिवाइड करेंगे तो नंबर आएगा 230। दैट्स इट। आपको 80 या इससे ज़ायद उम्र के 230 लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा ताकि आप एक डेथ प्रिवेंट कर सकें। अब आ जाए इस टेबल पर। यह है आपका नंबर नीडेड टू वैक्सीनेट टू प्रिवेंट 1 डेथ। ये 80s तो हम ऑलरेडी देख चुके। पीपल इन देयर 70s 520 लोग, 60s 1300 लोग, इसी तरह 40s में देखें 10,000 लोगों को वैक्सीनेट करेंगे तो एक डेथ प्रिवेंट होगी। 30s में 27,000 और 18 से 29 साल के 93,000 को वैक्सीनेट करेंगे तब जाके एक डेथ होने से बचा सकेंगे। ये डेटा बरतानिया की मुकम्मल आबादी का है। इसमें हेल्दी और अनहेल्दी की कोई तमीज़ नहीं की गई है। हालांकि 95% अमवात उन लोगों में हुई है जो पहले से किसी बीमारी में मुब्तला थे। इसके अलावा एक प्रोफेसर बताते हैं कि हमारे पास जब कोई कोविड-19 की वजह से ICU में एडमिट होता था तो उसे अनवैक्सीनेटेड लेबल कर दिया जाता था, हालांकि वो अपनी इसी टर्मिनल इलनेस की वजह से वैक्सीनेशन नहीं ले सकता था। अगर इन सब चीज़ों को कंसीडर किया जाए तो नंबर नीडेड टू वैक्सीनेट और भी ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर एक 45 साल का बंदा डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं कोरोना वैक्सीन लगवाने का सोच रहा हूँ, व्हाट शुड आई डू, तो कन्वर्सेशन कुछ इस तरह से होना चाहिए कि देखें आपकी उम्र के हिसाब से हमें 10,000 लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा तब जाके हम एक बंदे को मरने से बचा सकेंगे, और वो भी अगर आप कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्ट हो, जबकि ओमिक्रॉन जो है वो 30 से 50% कम जानलेवा है डेल्टा से। तो इसके लिए हमें और भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा टू प्रिवेंट 1 डेथ। और वैक्सीन लगने के बाद असल में कितना अरसा बंदा इन्फेक्शन से महफूज रहता है नहीं पता, लेकिन फिर भी बूस्टर्स लगाए जा रहे हैं और कुछ ममालिक में सिर्फ 4 महीने के अरसे में ही। चले जी, यहाँ ख़त्म करते हैं अपने इस पार्ट 2 को। उम्मीद है कि मेरी तरह आप भी इस नॉलेज से फैज़याब हो रहे होंगे और क्रिटिकली सोचने की अहमियत को भी जान पा रहे होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे वैक्सीन हार्म्स पर, यानी इसके बुरे असरात पर। होप यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।